मैं शीतल जी जरा आपसे एक चीज समझ लूं। अब एक एक बड़ा कैच 22 सिचुएशन ये हो गई है, और खास करके तमिलनाडु में इंडिया अलायंस में कुछ कुछ चीजें चर्निंग है। एक चर्निंग यह है कि वहां से भाई आम आदमी पार्टी पहले, सबसे पहले ऑफिशियली निकल गए थे उन लोग। ममता जी ने कहा है कि नहीं, मैं अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करूंगी। अभी तक इंडिया गठबंधन के एक सबसे मतलब इतने साल तक जब से इंडिया गठबंधन बना, एक व्यक्ति जिसकी तरफ से कोई समस्या नहीं आई थी, जो लगातार इंडिया गठबंधन के हर उसमें डिसीजन में साथ खड़ा था, डीएमके। अब अगर ये टीवी के साथ कांग्रेस जाती है, तो ये इंडिया गठबंधन की बैलेंसिंग कैसे होगी? थोड़ा ये अगर आपके मतलब, ये हम सब लोगों को के लिए एक वो है, समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि टीवी के साथ आप सरकार बनाइए और फिर डीएमके से कहिए कि आप यहाँ आइए। तो डीएमके विपक्ष की पार्टी हो सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस का पार्ट होगा, ये जरा एक सोचने वाली बात होगी। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो सिद्धार्थ कह रहे थे, लेकिन विजय कुमार इस देश की, जैसे बहुत सी आशाएं लगी थी जब केजरीवाल साहब आए थे नए नए, तो इस देश के बहुत से लोगों ने आशाएं लगाई थी, पढ़े लिखे लोगों ने, कि नहीं ये कुछ करेंगे। सही बात यह भी कि 2014 में मोदी जी से भी बहुत से लोगों ने आशाएं लगाई थी, और विजय जब आए हैं तो इनसे भी बहुत से लोगों को ये आशाएं हैं कि भाई एक व्यक्ति आया है जैसा, जिसने अपने इस जगह को आने के लिए कोई, जैसे कई लोगों को लग रहा है ना कि तुक्का तुक्का नहीं है, ही हैज प्लान्ड इट दैट वे। उनको उनको वो साइक समझ में आती थी, उन्होंने अपनी पिक्चरों को उसी तरह से क्यूरेट किया, उसी तरह से आगे बढ़ाया, और अब यहां तक पहुंचे हैं। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल, मोदी जी न बन के इस देश के बहुत से नव युवकों की आशा के अनुरूप काम करेंगे? लेकिन जो सिद्धार्थ एक बात कह रहे थे, मैं आपसे पूछ लूं, ये जरूर है कि इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन ये भी है कि घूस लेने में भी इनएक्सपीरियंस्ड है। तो वो जो बेमानी आती है, पहले ही दिन से नोट छापना शुरू कर दो, वो कम से कम आते आते 5-7 साल लगेंगे, और शायद वो देश के लिए सौभाग्य की बात होगी कि ये सब बेमानी जो जो ये बाकी पार्टी में पहले दिन से शुरू हो जाती है, वो कम से कम अगर ये ईमानदार है, मैं मानता हूं कि मान ली चलिए बाद में इसकी मजबूरी, लेकिन अभी आप विजय जी के उसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये मोदी जी और अरविंद केजरीवाल ने जैसी उम्मीदें जगाई थी, वैसा एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो जाएगा? और ओवरऑल आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे अच्छी बात जो तमिलनाडु के रिजल्ट में है, इस रिजल्ट में जो अभी हाफ बेक्ड है, कि बीजेपी वहां 27 सीटें लड़ी और कुल 1 सीट जीती। बीजेपी के पास 4 एमएलए थे, 3 और उसके हार गए, सारे बड़े लीडर हार गए उसके। 900 वोट से जीती, 900 वोट से बस। हाँ, वो भी 900 वोट से जीती, ठीक आप कह रहे। तो ये एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई ऐसा, इसका कोई रोल नहीं है, कुल मिला जुला के किसी भी सिचुएशन में इसका कोई रोल नहीं। इसे लोग छोड़ भी सकते हैं और इसके रहने से कुछ होने वाला नहीं। तो ये वहां के किसी भी स्पेक्ट्रम में कुछ न्यूसेंस, सिवाय इसके कि केंद्र में उसकी सरकार है, और जो भी सरकार रहेगी वो बहुत तरह से उसको परेशान करने के राइट्स केंद्र के पास एजेंसियों में रहते हैं, उनका इस्तेमाल करने की सुविधा केंद्र के पास है और वो रहेगी। इसके अलावा और गवर्नर है, दूसरी चीज गवर्नर है, और एक हद तक आजकल हाई कोर्ट्स भी हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो ये, इसके अलावा पॉलिटिकली उनके पास कोई वहां स्ट्रेंथ नहीं है। एक तो ये बढ़िया है, तो इसलिए जो भी कुछ होगा वहां इन बिटवीन दोज होगा जो कम से कम राइट विंग पॉलिटिक्स को लेके मैदान में नहीं जाएंगे, और इस देश को जो उन्होंने बहुत जगह बहुत तरह का कीचड़ पैदा कर दिया है, उस तरह का मामला नहीं होगा। एक तो ये संतोष की बात है, जो भी होगा वो इससे बेहतर होगा। अब जो बताया सिद्धार्थ ने, मैं एग्री करता हूं कि मुझे लगता है कि दोनों लेफ्ट पार्टियां, और एक कोई वीआरएस है सिद्धार्थ, इज देयर ए पार्टी वीआरएस ना? वीसीके, विडुदलाई सिरुताइगल कच्ची, जो दलित पैंथर्स पुराना दलित। हाउ मेनी आर दे? कितने? 2 सीट है। और 2 एमएलए हैं और 2 एमपी भी हैं जो डीएमके के अलायंस में जीते। सीपीएम के 2 हैं और सीपीआई के भी 2 हैं क्या? 2 अच्छा, तो 6। हाँ, तो ये 6 लोग, ये है 5। आईयूएमएल के 2, आईयूएमएल के 2 हैं। आईयूएमएल के वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, कैसा सोचेंगे पता नहीं, लेकिन अगर ये 2 3 6 और 5 कांग्रेस के हो जाते, 10 चाहिए उनको, तो 11 हो जाएंगे, 119 एक। और ये ऐसे, ये जो पार्टियां हैं इसमें ज्यादातर वो है कि जो जिनके लोग रहते हैं उनके साथ फिर टूटते उठते नहीं है,
वो बीजेपी की जो पोचिंग पॉलिटिक्स होती है उसमें नहीं जाएंगे कम से कम। तो कम से कम 2 साल के लिए तो इस सरकार के लिए ये व्यवस्था हो सकती है। अब 2 साल में विजय क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, इस पर निर्भर है। देखिए, आज के दौर में दुनिया में बहुत जगह राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि पिछले 40-50 साल से दुनिया ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां ऑप्ट की हैं, उन नीतियों में पूंजी का संकेंद्रण है कुछ हाथों में, वो एक बेसिक शिफ्ट हुआ है। उससे सब जगह बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां पैदा वो कर रहा है। जितने भी हमारे हेल्थ के सिस्टम्स हैं, एजुकेशन के सिस्टम्स हैं, मतलब सोशल वेलफेयर के जो भी वेलफेयर पॉलिटिक्स थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ की बढ़त को रोकने के लिए या कम्युनिज्म की बढ़त को रोकने के लिए यूरोप में आई, यूएस में गई, जहां जहां डेमोक्रेसी को इन्होंने बेचा वहां गई, वो सब डाइल्यूट हो रही है इस समय। क्योंकि सोवियत संघ के टूटने के बाद इनको लगा कि एक तरफा हमारा ही राज आ गया है, तो बस इन्होंने मनमानी करना शुरू की और जिस तरह की नीतियां बनाई उससे क्या हुआ कि पूंजी का संकेंद्रण भयानक पैमाने पर हुआ। थॉमस पिकेटी ने तो आंकड़ों के सहित इसको सिद्ध ही कर दिया है कि आधी दुनिया के पास जितना है वेल्थ, उतना 0.001% दुनिया में लोग हैं जिनके पास है। ऐसा ही सब भारत में भी भयानक संकेंद्रण है। तो इससे जो अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट, वो रुक नहीं सकता, बेचैनी नहीं रुक सकती। और इनके कोई इमीडिएट रेमेडी किसी के पास नहीं है, लेफ्ट राइट किसी के पास नहीं है। एक्चुअली जो भी सरकार आएगी उसको अलोकप्रिय होना ही होना है, दुनिया में हर जगह होना है। इसलिए कि ये जो कंट्रास्ट पैदा हुआ है इकोनॉमी का, इसका अगर ठीक से पूरी दुनिया के स्तर पर फिर से नया मॉड्यूलेशन नहीं होता, कुछ मतलब सहनशीलता इसमें नहीं आती है, भाई ये असहज है, ये सहन करने के काबिल नहीं है भाई। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मामलों में हम करोड़ों लोगों को अपने हाल पे छोड़ दे रहे हैं। हमने नोटबंदी की, पूरे देश को लाइन में लगा दिया और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया, वो लाइनों में मर गए, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमने कोविड में हमारे पीएम ने ऐलान कर दिया, बेचारे मजदूर ठिकानों से मजदूर पैदल चल पड़े, बिहार, बंबई से, केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, गुजरात से, पैदल 1500, इस दौर में 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलने की बात, बच्चों को लादे हुए सामान लिए। सोचिए, ये तो हमने तो पढ़ा था, वो आजाद जब विभाजन हुआ था 47 में, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो सोच के वो सब मंटो की कहानी और इन सब में पढ़ते थे, तो अजीब लगता था कि कैसे ये सब हुआ होगा। अब इसको देखा और कुछ नहीं कर सके, और लगातार ये हो रहा है। इस साल अल नीनो की वजह से होना ही होना है भारत में। अब ये लड़ाई हो गई है तो खाद की कमी हमारे पास जुलाई अगस्त में होनी ही होनी, या बहुत भाव बढ़ जाएंगे, सरकारों के दम टूट जाएंगे उसको बैलेंस करने। तो ये सब जो कठिनाइयां आएंगी, इन किसी के पास उसका हल नहीं है। तो विजय भी या कोई उसमें जादू नहीं कर सकता। और केजरीवाल की तरह ही बाद में वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में फिर उनको अपने ही बनाए हुए जो भी उनके आदर्श होंगे उनको ध्वस्त करते हुए वो मिलेंगे। और चूंकि इस तरह की चीज करने के लिए एक कंसिस्टेंट इंटेलेक्चुअल ग्रुप चाहिए आपके साथ, जो हर पैराए पे चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में आपको चाहिए, कल्चर में चाहिए, आर्ट में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, हेल्थ में चाहिए। ये सब जनरेट होने में बहुत सारी चीजें लगती हैं। ये अच्छा है कि तमिलनाडु जो है केरल के एडजॉइनिंग होने के नाते भी, और एक अच्छा प्रॉस्परस स्टेट होने के नाते भी, और उसने बहुत सारा चीजों में पहले से अच्छा काम कर रखा है। तो वो हालत उसकी बिहार, यूपी या उत्तर भारत के और मध्य भारत के राज्यों जैसी नहीं है। चीजें एकदम कोलैप्स नहीं है, एक बेस स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है, पैसे हैं, सबसे बड़ी बात है उनके पास पैसे हैं, तो वो बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा रेगुलराइज कर सकते हैं। लेकिन जो इस इकोनॉमिक डेविएशन से जो ये एक बड़ा दुर्गुण समाज में आ गया है, वो भयानक वाला, कि इतना करप्शन हर जगह है, इतना करप्शन है कि मतलब अनइमेजिनेबल है। सोच नहीं, किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए आपको करप्शन में होम देना ही देना है जिंदा रहने के लिए, और वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, वो सब जगह है। थोड़ी सी चीजें दक्षिण में उत्तर से बेहतर है, आर्थिक और दूसरे कारणों से, शिक्षा से भी है,
लेकिन इसके बावजूद भारत तो भारत है, सारी बीमारियों के साथ मौजूद है। इनका हल कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, और किसी एक स्टेट में द्वीप बना के भी नहीं कर सकता। फिर भी कुछ उसे रेगुलेट कर सकता है, जैसे केरल वगैरह में है। अब वो रेगुलेट करने के लिए जो एक बहुत बड़ा पार्टी का स्ट्रक्चर हो, और बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो इस तरह की सोच समझ के हो, एक राय के हो, उनमें कोई डिसिप्लिन आप इन्फ्लिक्ट करने की ताकत रखते हो, वो आइडियोलॉजी से हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल से हो, ये सब चीजें अनुपस्थित हैं। स्टारडम ने और एक भरोसे ने कि ये बदल सकते हैं, या उसकी जो इच्छा है बदलने की समाज में, उसने उनको वहां पहुंचा दिया जहां वो आज है। लेकिन जो काम है वो उतने सरल नहीं है, और जब काम करना वो शुरू करेंगे तो कठिनाइयों में बहुत चैलेंजेस आएंगे। तो वो ठीक है कि पता नहीं वो पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे, वो कितने दिन नहीं लेंगे, फिर जो एमएलए जीत के आए हैं क्या वो भी नहीं लेंगे, ये क्या गारंटी है? कोई वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पार्टियां जो बनती हैं एकाएक, तो वो उसमें सारे एमएलए वैसे आ सकते हैं जैसे वो खुद हो, ऐसा संभव नहीं होता। तो वो सारे लोग तो फिर वो रेगुलर चीज ही करना शुरू कर देते हैं, और जब रेगुलर चीज करना शुरू करते हैं तो फिर सब गड़बड़ियां आ जाती हैं। और इन एब्सेंस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी कुछ कर पाना। तो ये बदलाव हुआ है जी। शीतल जी, एक चीज जरा, और एक चीज बात, छोटी सी चीज पूछ लूं बीच में। ये जो स्टालिन ने एक काम तो किया था, स्टालिन ने, कि वो जो फेडरल एक की बात थी कि भाई ये देश एक तभी रहेगा जब सारे राज्यों को उनके अधिकार मिलेंगे, उस मूवमेंट को एक तरह से लीडरशिप उनके पास आ गई थी, और वो लगातार इस बात पे प्रहार। ये क्या क्योंकि अभी तो इनको अपनी गवर्नेंस करनी होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस पे भी कुछ वो करेंगे, या ये कौन अब इसकी अगुवाई कौन करेगा, क्योंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात तो है। डीएमके पुरानी पार्टी है, उसके पास संगठन है, विचारधारा है, धन है, इस्टेब्लिशमेंट के और दूसरे स्ट्रक्चरल जो जरूरतें होती हैं वो सब हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है वो, और वो उसका रोल हमेशा रहेगा। एक तो ये जान लीजिए, इंडिया गठबंधन में भी वो भी रहेंगे। लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने केरल में लड़े हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में दोनों रहेंगे। वो जो एक समझ है, मुझे उम्मीद है कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, और उसलिए भी कि वो अब आइडियोलॉजिकली जहां पहुंच गए हैं, वो अब राइट विंग के साथ बीच में गए हैं। वो पहले इतिहास में उन्होंने एक गलती की है, बहुत से लोगों ने की, लेकिन शायद वो ये गलती ये स्टालिन एरा में नहीं करेंगे। तो ये नहीं करेंगे तो वो एक ढीले ढाले अरेंजमेंट में रहेंगे, और वो अपनी वो वाली पॉलिटिक्स जिसमें दक्षिण के राज्यों के परिसीमन से आने वाले संकट के खिलाफ इकट्ठा करने की जो पॉलिटिक्स थी, एक तो वो मेरा ख्याल है इसको करेंगे, दूसरे वो वेट करेंगे विजय के फेल होने का, क्योंकि इस बार रनर अप तो वही है, लीडर अपोजिशन तो वही होंगे, और वहां बाकी सब उनके पास है, तो नेक्स्ट चांस उनके लिए अपने आप तैयार होगा, तो वो वहां रहेंगे। वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है। सिद्धार्थ विल से बेटर ये बात, लेकिन मुझे यहाँ से जो लगता है, मुझे लगता है कि वो रहेंगे, और वो शायद इंडिया में भी रहेंगे।